नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के गुण और धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे अपन। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 8 के अंदर दे रखा है और वैसे ये हर कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं और 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी समझना आवश्यक है, क्योंकि एक पार्ट है 7, उसके अंदर तत्वों का वर्गीकरण दे रखा है। तो उसमें धातु है, धातु रूप धातु ऐसे है। तो अब सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। पहले धातु को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है। जब समान समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं, एक ही बात है यहाँ पे, समान परमाणु अगर है कहीं पे तो वो तत्व कहलाता है। जैसे लोहा है और लोहे का प्रतीक होता है आयरन Fe, तो जहां पर Fe है, केवल Fe है, यानी आयरन के ही परमाणु उपस्थित है, तो लोहा एक तत्व हो गया। इस प्रकार से अब तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, इनका जब वर्गीकरण किया गया है तो एक होती है धातु, एक होती है अधातु, यानी ये गुणों में एक दूसरे की विपरीत होती है लगभग, और एक होती है उपधातु जिनके अंदर लगभग दोनों गुण पाए जाते हैं। धातु और उपधातु दोनों के बीच की अवस्था है। ये 3 प्रकार से ऐसे वर्गीकरण इनका किया गया है। अब हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुएं क्या है, इनको गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। जो ये गुण रखती है वो धातु है, अपन ऐसे भी मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे धातुओं के गुण में भी अगर मैं बात करूं तो अपना जो टॉपिक है वो है भौतिक गुण, क्योंकि गुण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है रासायनिक गुण, एक है भौतिक गुण। भौतिक गुण वो होते हैं जो वस्तु को बाहर से हम देख के पहचान सकते हैं, ये अपने को आंखों से देख सकते हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था। देखो भौतिक अवस्था का स्टेट ये 5 प्रकार की होती है। वैसे भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, और 9th और बड़ी कक्षाओं में दे भी रखा है। एक होता है प्लाज्मा, और बीसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं हैं। उनमें हम बात करें तो धातुओं की जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है। यहाँ जनरल बात की जा रही है, उसका तात्पर्य यह है कि लगभग सभी धातुएं वो ठोस है, लेकिन यहां मैंने कोष्टक में लिख रखा है Hg। Hg का अर्थ होता है पारा, अर्थात पारा यहाँ पे अपवाद है, यानी पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं ठोस, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। हम इनको छू के देख सकते हैं, जब इनको छुएंगे तो हमें पता लगता है। जैसे आप पानी को छुओ और किसी ठोस पदार्थ को छुओ तो आपको अंतर महसूस हो जाता है कि कौन ठोस है कौन द्रव है। अब अपन बात करते हैं कठोरता। देखो इसके अंदर ये जो 4 गुण हैं, ये देखा जाए तो एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, और 8वीं की किताब में इनका क्रम भी ये नहीं है, मैंने इनके क्रम को बदल दिया है। बदलने का कारण ये है ताकि पढ़ने में आसानी रहे, और मेरा तो ये मानना है कि किताब में भी ये इसी क्रम में दिए हुए होने चाहिए, क्योंकि इनका एक रिलेशन है। भौतिक अवस्था है, ठोस है तो वो कठोर होगा, कठोर है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, गलनांक भी ज्यादा होगा। तो ये बातें जुड़ी हुई है। अब अपन बात करते हैं कठोरता। जैसे आप सेव लो और चाकू से काटो तो वो कट जाती है आसानी से, लेकिन अगर आप किसी लोहे की वस्तु को चाकू से काटेंगे तो वो नहीं कटती है। ये बात हमें दर्शाती है कि सेव और चाकू में कठोर कौन है, काट के पता लगाया जा सकता है। यानी अधिकतर धातुएं हैं वो कैसी होती है, कठोर। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिख दी, Na और K, अर्थात सोडियम और पोटेशियम ऐसी है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अर्थात धातु है ये सोडियम और पोटेशियम, लेकिन कठोर नहीं है, थोड़ी मुलायम होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरी हम बात करते हैं घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है कि अगर उसके कण ज्यादा पास पास होंगे तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। हम इसका पता ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक पात्र में लेके पानी भर लिया और इसके अंदर मैंने लोहे की कोई वस्तु में डालूंगा तो वो सीधी पेंदे में जाएगी, डूब जाएगी, अर्थात उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। तो धातुएं ज्यादातर जो भी होगी वो डूब जाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ है, ये उनका घनत्व है वो ज्यादा है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व पानी से कम होता है, ये पानी के ऊपर तैर सकती है। और सोडियम तो पानी के साथ में क्रिया करता है, इसलिए ऊपर ही तैरता रहता है, इसके अंदर आग लग जाती है। अगर सोडियम को पानी में डाल दें तो पानी में भी आग लगा सकता है, ये ऊपर ही तैरता रहता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं गलनांक। गलनांक को समझते हैं, गलनांक क्या है इसी में समझा देता हूं। जैसे हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ है उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव रूप में आएगी,
तो वह तापमान जिस पर वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है, यानी वस्तु कोई ठोस है और वो बदल रही है द्रव में, यानी जैसे मैं उदाहरण देता हूं पानी का, जैसे बर्फ है और गर्म किया तो ये पानी बन गई, तो जिस तापमान पर ये बदलेगी उस तापमान को कहते हैं गलनांक। और पानी के लिए ये तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है। लेकिन अगर बात करें आयरन की, लोहे की, तो लोहे का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचो पानी का 0 और लोहे का 1593 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बहुत अधिक है वो इनका गलनांक होता है। तो यहाँ गुण में लिखेंगे कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन कोष्टक में जी यानी गैलियम, गैलियम ऐसा है जिसको अगर अपन हाथ में भी रख लेंगे थोड़ी देर तो वो पिघल जाएगा, अर्थात उसका गलनांक अपने शरीर के तापमान के लगभग होता है, आसपास होता है। तो गुणों में बात करें गलनांक ज्यादा होता है लेकिन गैलियम का गलनांक कम होता है। तो यहाँ पे ये अपवाद हो गए। देखो सब जगह मैंने कोष्टक में ये लिखे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि ये इन गुणों का पालन नहीं करते। जैसे पारा है, द्रव अवस्था में सभी धातुएं ठोस होती है। सोडियम पोटेशियम है वो कठोर नहीं है, जबकि सभी धातुएं कठोर होती है। सोडियम पोटेशियम का घनत्व कम होता है, जबकि अन्य धातुओं को अपन पानी में डालेंगे डूब जाएगी, अर्थात घनत्व अधिक होता है। और गलनांक है, गैलियम का गलनांक कम होता है, बाकी धातुओं का गलनांक अधिक होता है। अब बात करते हैं रंग। देखो इनका रंग होता है ना, एकदम चमकने वाली होती है, या बोले कि सिल्वर कलर इनका पाया जाता है, या एक शब्द है रूपहली रंग, या इसको कह सकते हैं ग्रे कलर दूसर। ज्यादातर धातुएं रूपहली या दूसर रंग की पाई जाती है। अब बात करते हैं चमक। ये धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार, चमकदार से अपन समझते जब इन पे प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जैसे इस पे प्रकाश गिर रहा तो इतना नहीं चमक रहा, अगर मैं लोहे की चम्मच लेता और प्रकाश गिरता तो बहुत ज्यादा ये चमक रही होती। सभी धातुएं चमकती है। आप बोलेंगे लोहा तो नहीं चमकता, लोहे के ऊपर जंग लगी रहती इसलिए नहीं दिखता। लोहे को थोड़ा सा रेगमाल से साफ करेंगे तो अंदर से एकदम चमकदार निकलेगा। जनरली अपन बात करें देखो धातुओं की, तो आप ये जो पढ़ रहे हैं इनके अंदर जैसे धातुएं होती है, जैसे सोना, आपने नाम सुना होगा, चांदी, तांबा, लोहा, सिल्वर, एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, सिल्वर चांदी आ गई ना, एल्यूमिनियम बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम। इनके कुछ औजार बने होते हैं, कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में ये काम में आती है। एक प्लेटिनम इंपॉर्टेंट है वो। ये धातुएं हैं, ये अपने आसपास अपने जीवन में है। अब देखो यहाँ चमकदार है, और जो गहने बनाए जाते हैं वो सोने और चांदी के बनाए जाते हैं। वो इसलिए महिलाएं गहने पहनती है ताकि दूर से ही चमक उनके दिख जाए, यानी महिलाओं पर ध्यान आसानी से जाए, यानी एक तरह से आकर्षक, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सोने और चांदी के गहने पहनती हैं। तो चमक का इंपॉर्टेंस हो गया ये। ध्वनिकता, ध्वनिकता का अर्थ है जब इन पे चोट की जाती है तो ये आवाज पैदा करते हैं, टन की आवाज आती है इनमें, टन। स्कूल में जैसे घंटी होती है, उस घंटी पे थोड़ा सा धीरे से भी अपन हथौड़े से वार करते हैं तो बहुत तेज आवाज करता है, टन, और काफी देर तक बजता रहता है, दूर तक आवाज जाती। अगर सोचो हम घंटी लकड़ी की बना लें तो आवाज कैसे आएगी, टक टक, इस प्रकार से आवाज आएगी, टन की आवाज नहीं आती है। तो सभी धातुओं पे चोट करने पे वो टन की आवाज एक विशेष आवाज के साथ बजते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है चोट करना, और वर्धनीयता यानी वृद्धि करना, फैलना, यानी जब इन धातुओं पर चोट की जाती है तो ये फैल जाते हैं, अर्थात इनको पीट पीट कर चद्दर बनाई जा सकती है, चद्दर बना सकते हैं इनकी पीट पीट के। जैसे एक लोहे की कील है, ये इसको पीटेंगे तो ये इतनी चौड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, यानी इनको पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। लकड़ी को पीटेंगे चूरा हो जाएगा लेकिन वो फैलेगी नहीं। आगे हम बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब है तार। जब लोहे की किसी या कोई भी धातु उसकी खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, अर्थात उसका तार बन जाएगा लेकिन वो टूटेगी नहीं। तो जो भी धातुएं हैं उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। आप प्लास्टिक है उसकी फिर भी बन सकती है, अपवाद भी है, लेकिन जैसे लकड़ी है उसको अगर अपन खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, तार उसका नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ऊष्मीय चालकता। इनमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। जैसे आप सोचो, एक मेरे पास में पात्र लिया, इसमें मैंने पानी भर लिया और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, आग जला रहा हूँ। यहाँ पे एक तरफ मैंने इधर डाल दी चम्मच
और एक तरफ मैंने डाल दी इधर पेंसिल। पानी को गर्म हो रहा है, जब मैं गर्म होने के बाद में जब चम्मच को यहाँ से उठाऊंगा तो चम्मच मेरे को यहाँ से गर्म मिलेगी, और पेंसिल को उठाऊंगा तो ये यहाँ से गर्म नहीं मिलेगी। अब आप सोचो, चम्मच गर्म हो गई क्योंकि पानी की ऊष्मा यहाँ तक पहुंच गई, और पेंसिल गर्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की ऊष्मा यहाँ तक नहीं पहुंची। इसका तात्पर्य ये हो गया है कि चम्मच में से ऊष्मा जा सकती है, अर्थात धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। इसको एक प्रयोग से और किया जा सकता है। जैसे मान लो ये कि स्टैंड लिया आपने और इससे हमने एक लोहे की कोई भी चीज बांध दी, उस पे हम मोम लगाकर आलपीनी चिपका दी। यहाँ पे आलपीनी चिपकी हुई है मोम से, तो ये चिपकी रहेगी। अब मैंने यहाँ पे मोमबत्ती जलाई, यहाँ पे ये मोमबत्ती जला दी मैंने। अब ये गर्म होगा तो ऊष्मा इधर चलेगी, तो यहाँ पे ये आलपीन है वो मोम से चिपकी हुई है। जैसे ही इधर ज्यादा ऊष्मा आएगी, मोम गर्म होकर पिघल जाएगा, आलपीन नीचे गिर जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद में ऊष्मा और आगे बढ़ेगी, ये भी गिर जाएगी और ये भी आगे गिर जाएगी। तो कुछ समय के अंतराल बाद में ये सारी आलपीनें धीरे धीरे गिर जाएगी, यहाँ तक गर्मी पहुंच जाए। तो यहाँ से गर्मी यानी ऊष्मा पहुंच रही है, अर्थात ऊष्मा का चालन हो रहा है। यहाँ पे ऊष्मा जा रही है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। अब बात करते हैं विद्युत की चालकता। बिल्कुल विद्युत की भी चालक होते हैं, विद्युत आती है, इनमें करंट आ सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने एक बल्ब लिया और ये बल्ब लगा दिया हमने, एक से हमने तार लिया और इस तार से हमने एक से जोड़ दिया, और इस सेल से एक वायर लिया हमने और एक अपने इधर कुंजी लगा दी, स्विच लगा दिया और मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये बल्ब कैसी अवस्था में आ जाएगा, जलने वाली अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो गया, सेल से बिजली लेके हम जला सकते हैं। इस सर्किट को थोड़ा सा तोड़ दिया मैंने इतना, अब ये बल्ब नहीं जलेगा। मैंने यहाँ पे मान लो लोहे की कोई वस्तु रखूंगा, बल्ब जल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का करंट यहाँ तक आ गया है। तो जब धातु है तो करंट आ जाएगा, अधातु जैसे लकड़ी रख देंगे यहाँ पे तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब अधातु है, उसके अंदर उस विद्युत का चालन नहीं होता है। लोहे की, तांबे की, चांदी की, सोना की, इनको रखेंगे तो ये जल जाएगा। इसका तात्पर्य है कि इनके अंदर ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने चांदी और चांदी, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा का सबसे ज्यादा चालक कौन है, चांदी है। सबसे कम है अगर मैं बात करूं तो लेड है सबसे कम, और सबसे अधिक चालक वो चांदी है। और विद्युत की भी सबसे अधिक चालक है वो चांदी है। यानी अगर हम तार चांदी के लगा देंगे तो करंट सबसे आसानी से जाएगा, यानी सर्वाधिक जो सुचालक है वो कौन है, चांदी है। लेकिन जैसे ही बिजली के खंभे होते हैं वहां पर लोहे के तार या एल्यूमिनियम के तार क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो फिर इतने महंगे नहीं होते। अगर चांदी के तार लगाएंगे करंट तो आसानी से आएगा, लेकिन लोग बागी खोलकर ले जा सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो ये अपने गुण देखे हैं, धातुओं के गुण। एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंपटीशन के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, ये जो अपवाद होते हैं या जो खास चीजें हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक कम होता है, वो है गैलियम। ऐसी कौन सी धातु है जो पानी पे भी तैर सकती है, घनत्व कम होता है, सोडियम पोटेशियम। ऐसे याद रखना होता है आपको। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना, ज्यादा बड़ा उत्तर लिखना होता है, तो आपको ये सारे गुण याद रखने होंगे, और इस क्रम में आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले भौतिक अवस्था, सभी धातुएं ठोस होती है, पारा द्रव है। सभी धातुएं कठोर होती है, सोडियम पोटेशियम कठोर नहीं है, मुलायम है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। गलनांक इनका अधिक होता है लेकिन गैलियम का कम, हथेली पर पिघल जाता है। इनका रंग रूप है दूसरा रंग का होता है। चमक, ये चमकदार होती है, चमक होती है जब प्रकाश गिरता है तो चमक देते हैं। ध्वनिकता, इन पे जब चोट की जाती है तो ये टन की आवाज उत्पन्न करते हैं। आघात वर्तनीयता, जब इन पे चोट करते हैं तो ये फैलकर चद्दर बना सकते हैं। तन्यता, जब इनको खींचेंगे तो इनसे तार बनेंगे। ऊष्मीय चालकता, ये ऊष्मा का चालन करते हैं और विद्युत का भी चालन करते हैं। तो पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपको धन्यवाद।